प्यारे बच्चों, बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने केमिस्ट्री का केमिकल क्विक रिवीजन स्टार्ट किया है, जिसमें पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। इसमें हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। जैसे कि दूध, गर्मी के दिनों में दूध को बिना खौलाए हुए अगर रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाए तो दूध फट जाएगा। तो ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इसी तरह से लोहा के रॉड को, तवा को या पैन को अगर हम लोग खुले में हवा में छोड़ देते हैं तो उस हवा से वो रिएक्शन हो करके तवा पर जंग लग जाता है। जब जंग लग जाता है तो क्या होता है कि लोहा भारी होने लगता है और वो सड़ जाता है। इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा है फूड इज कुक्ड, खाना बनना। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि ये खाना तो हम लोग कच्चा डालते हैं और ये पक करके तैयार हो जाता है। चौथा है हम लोग खाना जो हम लोग अपने बॉडी में खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारे बॉडी में रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी वजह से खाना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो खाना हम लोग खाए वो टूटता है, टूटने के बाद वो ऑक्सीजन से मिल जाता है, खून बनता है, तो हमारे बॉडी में इस तरह से खाना डाइजेस्ट होता है। पांचवा है वी रिस्पायर, हम लोग सांस लेते हैं। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, सांस लेना भी। अब हम लोग आगे समझेंगे इसकी एक्टिविटी। पहला एक्टिविटीज में जानेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, इसमें हम लोग समझेंगे कि ये इक्वेशन होता क्या। केमिकल इक्वेशन रासायनिक इक्वेशन बनाना है। जैसे कि मान लो एक मेटल लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को शॉर्ट में Mg लिखा जाता है और ऑक्सीजन को OH लिखा जाता है। तो ये मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, मैग्नीशियम, और हमने जोड़ा इसमें ऑक्सीजन, तो ये दोनों जुड़ करके बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कार्बन का C लिखते हैं और ऑक्सीजन का O लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह से सोडियम प्लस क्लोरीन, Na प्लस Cl, तो हो गया NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। इस तरह हम लोग ये जाने कि केमिकल इक्वेशन कैसे होता है। एक तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलकर नया यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको ही हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एक केमिकल इक्वेशन को लिखने का प्रोसेस, हाउ टू राइट, हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखें। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखें, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, बोथ आर सेम। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो हम हमेशा जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन
कभी भी अकेला रिएक्ट नहीं करता, इसके साथ डाई 2 ऑक्सीजन के अणु होते हैं, तो ये हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसका LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड RHS से बराबर होना है। अब इसको बराबर करने के लिए हम लोग को बैलेंस इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, तो पहले हम केमिकल इक्वेशन को समझ लेते हैं। इसी तरह से हम लोग कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। H+Cl ये जुड़कर हो गया HCl, इसमें भी LHS RHS बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब इसको बराबर करने के लिए हम लोग समझेंगे केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लिया जाए? कार्बन मोनोऑक्साइड का लिए थे, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेते हैं। कार्बन प्लस O2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी LHS RHS इक्वल करना है, तभी ये बैलेंस इक्वेशन सही होगा। तो इन सभी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं? जितना LHS में होगा वही सारा RHS में होना चाहिए। एरो के लेफ्ट साइड एरो के राइट साइड दोनों इक्वल हो, तभी ये बैलेंस होता है। बैलेंस इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं जिंक का। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये बनेगा, क्या बनेगा? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बनेगा? जिंक H2SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा, ZnSO4 बचेगा H2, जिंक सल्फेट प्लस वाटर H2 हाइड्रोजन, जो गैस बनकर उड़ जाएगा। अब है ZnSO4 जिंक सल्फेट। देखते हैं अब हम लोग इसको कैसे बैलेंस करते हैं। देखते हैं, एलिमेंट का नाम यहाँ लिखते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ एटम है, एटम इन रिएक्टेंट्स LHS लेफ्ट साइड में, और इधर हम लोग नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट मतलब RHS। एलिमेंट इसमें है हम लोगों के पास जिंक, H2SO4 के पास क्या है? HSO, यही तो है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में यही 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो इसको हमने अलग अलग नोट कर लिया है। जिंक, अब देखना है कि जिंक लेफ्ट साइड में LHS में जिंक की क्वांटिटी कितनी है। जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। इसी तरह से अब हम लोग इधर देखेंगे नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कितने एटम हैं? जिंक कितने हैं? 1। सल्फर कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2। सल्फर कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। अब प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग कंबाइन कर लेंगे, देख लेंगे पहले कंपेयर कर ये जिंक 1 है दोनों में, हाइड्रोजन दोनों में 2 है, दोनों साइड LHS और RHS में भी, सल्फर दोनों में 1-1 है, ऑक्सीजन दोनों में 4-4 है। इसका मतलब हुआ कि जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट का
जो रिएक्शन हमने लिया है उसमें जो प्रोडक्ट बनकर आया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये दोनों LHS और RHS दोनों इक्वल है। ये इक्वेशन कैसा है? बैलेंस इक्वेशन है। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, एक और एग्जांपल। फेरस प्लस H2O ये बनाएगा Fe3O4 प्लस H2। अब ये कैसे हुआ? पहले हम लोग बॉक्स बना लेंगे एलिमेंट का। एलिमेंट अब है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। LHS में लेफ्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। इन प्रोडक्ट या RHS, प्रोडक्ट RHS। एलिमेंट का नाम नोट करेंगे, फेरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बस 3। फेरस लेफ्ट में कितने हैं? 1। ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। इसी तरह से फेरस प्रोडक्ट में कितने बन गए? 3 और ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। अब मिलाना है। देखो फेरस LHS में 1 है लेकिन RHS में 3 हो गए। फेरस वही रिएक्टेंट में हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में भी 2 है, ये बैलेंस है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 1 है लेकिन रिएक्टेंट में 1 है लेकिन प्रोडक्ट में 4 है। इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले एटम ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करेंगे। अगर इसको हम लोग 4 से इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन चाहिए। 4 दूना 8 हाइड्रोजन चाहिए। ऑक्सीजन 4 चाहिए, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। न्यू एलिमेंट में हम लोग ने क्या देखा कि ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को बैलेंस किया, जिसमें कि ऑक्सीजन को 4 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो ये LHS में भी 8 हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए और ऑक्सीजन 4 हो गए। ठीक उसी तरह से RHS में भी ऑक्सीजन 4 हो गए और हाइड्रोजन 8 हो गए। ये दोनों तो बैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए 3 फेरस है तो लेफ्ट को भी 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 फेरस हो गया। यहाँ 3 फेरस यहाँ भी आ गया। इसी तरह से अब दोनों साइड में फेरस भी यहाँ 3 है और प्रोडक्ट में भी फेरस 3 है। इस तरह से हम लोग जान गए कि ये कैसे बैलेंस हो गया।